गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और समझेंगे कुछ चीज़ों को, है ना। आ जाओ पहले सारे के सारे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए फटाफट। बहुत बढ़िया। देखो एक बार 4000 क्वेश्चन की सफिशिएंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4000 क्वेश्चन कम होते हैं क्या? बहुत होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन है इसमें। और अब तो वो अगर किरण की वेबसाइट से ले रहे हो तो लेस देन 300 में पड़ जाएगी। तभी बेटर है यार। थोड़ी वीकनेस एक्चुअली हुआ क्या, ये मतलब कोरोना ही हुआ था, टेस्ट तो नहीं कराया था, बट हो नहीं पाया था एक्चुअली। वीकनेस बाद में आती है, ये आफ्टर इफेक्ट्स मान लो। तो मैंने जल्दी काम शुरू कर दिया था और अभी वीकनेस है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखिए, अगर हम बात करें, आज हमें बात करनी थी थियोरीज, जो लर्निंग थियोरीज हमने पढ़ी हैं। एक बार पहले आ जाओ आप सभी। लर्निंग थियोरीज हमने जो पढ़ी हैं, है ना, जिसमें पैवलव हो, थॉर्नडाइक हो, पैवलव, थॉर्नडाइक और स्किनर हो गए। इन तीनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है आप लोगों को। तो इन तीनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपको चीज़ें हो जाएं क्लियर। मेन डिफरेंस क्या है, इस पे हम बात करेंगे और अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे सारी थियरीज को कि कौन सी थियरी बिहेवियरिज्म की है, कौन सी है। कोई कह रहा है, दीपक कह रहे हैं D+B की फाइनल कट ऑफ क्या थी? आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर 127 128 और समथिंग जनरल की ऐसी ही थी। वो बढ़ के और हो जाती है, मतलब क्या कहते हैं उसको, धन्यवाद श्रेया, नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो ये भी मैं एक दिन डिस्कस करूंगी कि क्या रही थी लास्ट टाइम, पूरी कट ऑफ का क्या सीन था, है ना। तो बहुत बढ़िया। देखो एग्जाम तो मुझे लगता है अब सारे जुलाई में ही होंगे और आगे भी जा सकते हैं। इवन आज यूपीएससी का एग्जाम तक भी इन लोगों ने आगे शिफ्ट कर दिया है, तो हम कह सकते हैं। हाँ, आ जाओ पहले, आ जाओ पहले। हैप्पी ईद। अच्छा जी, एनी अपडेट फॉर D+B न्यू बैच? चलो बताएंगे, आएगा जहाँ तक बैच तो आएगा, एक कंप्लीट बैच जैसा कुछ आएगा। बताएंगे इस बारे में भी, खबर देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आ जाए, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, KVS बैच बता देंगे जैसे भी होगा। एक मिनट रुकना, भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए D+B वाले में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता अभी, तो शुरू होगा ना, 25 से शुरू होगा। अभी कहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं। चलो समझते हैं एक एक करके। हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक, ठीक, क्या कहते हैं थॉर्नडाइक? अगर हम बात करें तो EL थॉर्नडाइक इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रिया। अभी फोकस कीजिए यहाँ पर, बाकी बातें हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक की, अगर हम बात करें, इन्होंने ट्रायल एंड एरर लर्निंग दी, आपको पता है। ट्रायल एंड एरर थियोरी, यानी त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत इसको कहते हैं, कि इंसान गलती करता है, फेल होता है, फिर गलती करता है, फिर सीखता है, ट्राई करता है, फिर से प्रयास करेगा, गलती करेगा और सीखेगा। ये एक बात है। इसको हर्ष एवं दुख का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना, मतलब खुशी और दुख दोनों कह सकते हो आप इसको। ये भी एक बात है। अब इसमें प्रयोग किस पे हुआ था, फटाफट मेरे साथ बोलते रहो। तो प्रयोग हुआ था किस पे? बिल्ली पे। और वहां एक बॉन्ड दिया इन्होंने, जो पूछा भी जाता है क्वेश्चंस में अलग अलग, मतलब एग्जाम्स में। एक बॉन्ड पे बात की थी। क्या था वो बॉन्ड? बताने का कष्ट करेगा कोई? SR बॉन्ड, एग्जैक्टली। SR बॉन्ड, यानी SR का मतलब क्या है यहाँ? स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी उद्दीपक। सामने होगा उद्दीपक, पहले उद्दीपक आएगा इसमें, इस थियोरी में, और बाद में आएगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? प्रतिक्रिया। भाई स्टिमुलस क्या हो सकता है? कोई भी एक ऐसी चीज जो हमें कोई प्रतिक्रिया देने पर बाधित करे, कोई एक्शन लेने पे बाधित करे। जैसे बिल्ली जो है भूखी है, उसके सामने फिश रखी हुई है, ये क्या है? स्टिमुलस है। फिश का होना बिल्ली के लिए, मछली का होना भूखी बिल्ली के लिए, सामने मछली रखी हुई है, ये क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ, उद्दीपक हुआ मछली के लिए, फिश का होना। इतनी बात क्लियर है सभी को? अब बिल्ली क्या करेगी? रिस्पॉन्स देगी, अलग अलग रिस्पॉन्स देगी, कहीं रैंडमली हाथ पैर मारेगी, कहीं कुछ करेगी, बेसिकली क्यों? जिससे वो वहां तक, उस स्टिमुलस तक पहुंच पाए। जैसे अभी D+B की वैकेंसी आई हुई है, आपके सामने एक स्टिमुलस है जी बीनू जी, और आप प्रतिक्रिया करें। प्रतिक्रिया क्या करेंगे? तैयारी करेंगे आप। अब ये जो तैयारी करना है, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये हुआ आपका एक्शन। ठीक, इसी थियरी को हम, इसीलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच, उद्दीपक अनुक्रिया के बीच संबंध है, इसीलिए इसको बॉन्ड थियरी भी कह देते हैं कई लोग। बॉन्ड थियरी, कनेक्शनिज्म का सिद्धांत भी कह देते हैं, संबंधवाद का, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? संबंध है। कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का
सिद्धांत। ठीक है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक, बिल्कुल। तो कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर हम कह ही चुके हैं, हर्ष व दुख का सिद्धांत भी इसको कह देते हैं। अब आप इसको इंग्लिश में हैप्पीनेस एंड सॉरो कह लीजिए या जो भी आप कहना चाहें। ठीक, इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए हैं। जुलाई में तो सीटेट नहीं होगा, पेन एंड प्लेजर थियरी, एग्जैक्टली बिल्कुल सही वर्ड आपने यूज किया है, पेन एंड प्लेजर थियरी भी कह देते हैं इसको, पेन एंड प्लेजर थियरी। ठीक है बात, इतनी बात सभी को क्लियर है? नोट कर लेंगे ये बात साथ साथ, कोई दिक्कत हो रही है ये बात समझने में? हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग एसआर नहीं है, यही मैं आपको बताने के लिए इसीलिए जबरदस्ती आज ये एक और बात डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, ताकि दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, इसको बॉन्ड को बंद सिद्धांत कह सकते हैं हिंदी में, जिनको हिंदी में समझना है। ये रिवीजन की क्लास है एक। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग होगा, मोटिवेशन होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ये नेक्स्ट चैप्टर होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड को सबसे पहले एजुकेशन में जो इंट्रोड्यूस किया ममता, वो इन्होंने किया किसने? थॉर्नडाइक ने। ये बात भी बिल्कुल सच्ची बात है ना? पनिशमेंट यानी दंड, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड was firstly introduced by Thorndike in education। यानी दंड व पुरस्कार, दंड व पुरस्कार किसके द्वारा एजुकेशन में अप्लाई किए गए? एजुकेशन में पहले भी थे ये वर्ड्स पनिशमेंट और रिवॉर्ड, बट शिक्षा में जो लागू किया गया इनको, वो थॉर्नडाइक के द्वारा ही किया गया। कि एक कहावत चलती है, एक स्टेटमेंट है, सब होगा प्रियंका, एक स्टेटमेंट है थॉर्नडाइक का कि स्पेयर द रॉड, हाँ, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। मतलब क्या है उस बात का कि आप क्या करिए, हाँ व्यवहारवादी हैं ये, देखेंगे नेहा। शिवानी एक चैप्टर के लिए और होंगी, फिर अलग हो जाएंगी। अगर यहां से पढ़ लें तो यूट्यूब से भी पढ़ने की जरूरत नहीं बचेगी। ठीक है, अगर हम बात करें पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड यानी एजुकेशन, बस प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की वहां से। ठीक, अगर हम बात करें, इसलिए बस ज्यादा नहीं है, अगर हम बात करें तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, एक बात कही जाती है स्पेयर द रॉड, स्पेयर द रॉड एंड, अब ये रोड ROD है, ये देख लेना एक बार, रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, एंड स्पॉइल दी चाइल्ड। ठीक है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल दी चाइल्ड, मतलब डंडा हटाओ और बच्चों को बर्बाद करो, ऐसा थॉर्नडाइक का स्टेटमेंट था। हालांकि बाद में ये चीज बदल गई थी, बाद में ऐसा नहीं रहा, लेकिन ये इन्हीं का स्टेटमेंट था। क्यों? क्योंकि ये दंड और पुरस्कार दोनों पे, कि अगर गलत करे तो दंड मिले और अच्छा करे तो पुरस्कार मिले, इस बात के पूरे पूरे ये क्या है? समर्थक हैं। कौन? EL थॉर्नडाइक। हाँ, तबियत थोड़ी तो डाउन है ही, देखो थॉर्नडाइक, कोई बात नहीं, लेकिन देखो जो छुट्टियां हुई हैं या थोड़ा बहुत अगर लॉस हुआ है वैसे कवर हो जाएगा, बट ये टाइम ऐसा है, UPSC तक का एग्जाम आगे हो गया तो आपको टाइम ज्यादा भी मिल जाएगा, जो वेस्ट भी हुआ है, बीमारी को आप लोगों की तबियत खराब हुई हो चाहे मेरी हुई हो, है ना? क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? तो भाई पेन एंड प्लेजर की अगर हम बात कर रहे थे, हर्ष एवं दुख की, तो अगर सही करेगा तो खुशी मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो पनिशमेंट, पेन मिलेगा, खाना नहीं मिलने वाला, पनिशमेंट हो गई। ठीक है, ये सारी बात है इनकी। क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर है? ये रॉड वैसे ROD ही होना चाहिए। चलो, अगर हम बात करें तो हमने यहां देखा, इसको आवृत्ति का सिद्धांत भी कह देते हैं, यानी रेपिटेशन कह लीजिए, प्रैक्टिस की बात होती है। इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग दिए। क्या दिए? लॉज ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग, यानी मतलब क्या हुआ इस बात का? लॉज ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें, स्किनर ने दिया था, क्या दिया था स्किनर ने? अभी कहाँ आ गए स्किनर पे? लॉज ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के नियम। ये कई जगह पे आपको 8 भी मिल जाएंगे जो सेकेंडरी हैं, बट जो फाइनल रिवीजन होने के बाद वो 5 ही हैं। ठीक, अगर हम बात करें तो 3 लॉज हैं यहाँ, प्राइमरी लॉज, प्राइमरी यानी मुख्य या प्राथमिक, 3 लॉज हैं, ये 3 तो जरूर ही याद रखने हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का, बिना अगर कोई तैयार नहीं है तो आप नहीं सिखा सकते। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, प्रैक्टिस। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, अगर किसी चीज को आप इस्तेमाल में लाएंगे तो वो बनी रहेगी, नहीं तो नहीं। और तीसरी चीज है आपकी लॉ ऑफ रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, यानी किसी चीज का आपके ऊपर यदि प्रभाव सही पड़ेगा तो आप दोबारा उसको करेंगे। इस लॉ ऑफ इफेक्ट पे ही बेस्ड थी स्किनर की थ्योरी, वो प्रभाव की ही बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप अप्लाई सोनी। और ये कुछ 5 आपके सेकेंडरी यानी गौड़ नियम है। EL थॉर्नडाइक की, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की 1898 में इन्होंने ये काम किया। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अमेरिकन थे ऑब्वियसली। ठीक, इन्होंने इंटेलिजेंस से लेकर पता नहीं दुनिया भर के क्षेत्र में काम किया, ऐसी कोई क्षेत्र ही नहीं है एजुकेशन में जिसमें थॉर्नडाइक ने काम ना किया हो। ये क्या है? बिहेवियरिस्ट थे, बाद में ये फंक्शनलिज्म से भी जुड़े, बट हम याद रखेंगे कि व्यवहारवादी हैं। क्या है? एक बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं, जैसे स्किनर हैं, पेवलव हैं, इसके अलावा हल हैं, व्यवहारवादी हैं। ठीक, एक बिहेवियरिस्ट हैं, तो ये व्यवहारवादी जो लर्निंग की थियरीज हैं उनकी श्रेणी में आएगी ये थियरी। इतनी बात क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत हो रही है किसी को ये बात समझने में? ये अटक क्यों गए कमेंट्स? बिल्ली पे प्रयोग था, ये बात भी हमें पता है और पता होनी चाहिए। ठीक, और कोई बात? चलें आगे बढ़ें।
एक मिनट रुको, पहले मैं आपके कमेंट्स तो देख लूँ तभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर हम बात करें, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो है ही, ठीक। चलिए, अगर हम बात करें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की, तो हमने बहुत सारी चीज़ें अब तक सीख ली हैं। किस पे प्रयोग था? कैट पे। और कैट को कहाँ रखा गया था? पजल बॉक्स में। एक पजल बॉक्स था जिसमें कैट को रखा गया था। इतनी बात सभी को क्लियर है या कोई समस्या है तो बता दो मुझे, फटाफट से बताओ। अगर बात आए इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, या इस थियोरी को हम एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, इम्प्लीकेशन, तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन या शैक्षिक या शिक्षा में अनुप्रयोग, शैक्षिक जो इसका पर्सपेक्टिव है, हम कह सकते हैं इसमें रेपिटेशन पे, एक्सरसाइज पे, अभ्यास पर बहुत जोर है ना, करके सीखने पर बहुत जोर है। प्रैक्टिस कह लीजिए आप इसको, कि प्रैक्टिस से एरर्स कम होते हैं, ठीक है। अभ्यास पे बहुत जोर है। आपका जो एक्सपीरियंस है उससे सीखने पे, अनुभव से, भाई एक बार गलती हुई आप उससे सीख लेंगे, अनुभव से सीखने पे बहुत जोर है, ठीक है। क्या कहते हैं आरती जी? इसके अलावा अगर हम बात करें, मिल्कियम कोहलर को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अभी 3 थियरीज पे फोकस है, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज्यादा देखो कनेक्शन, मतलब संबंध है किसके बीच में, बॉन्ड किसके बीच में है, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच में है, ठीक है। अगर हम बच्चे को प्रभाव अगर अच्छा पड़े, उसको तत्पर कर पाए, तो ज्यादा बेहतर वो सीख पाएगा, ठीक है बात। तो अनुभव से सीखने पर, बार बार गलती और प्रयास करने पर सीखने पर, ये सब क्या है, ये इन्हीं की एक उपज है, ये कह सकते हैं अनुभव से सीखना। या आपका जो स्लो लर्नर है उनके लिए ये बेहतर है, जो लोग धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए ये बेहतर है, क्योंकि बार बार आप ट्राई करोगे, बार बार आप कोशिश करोगे और सीख पाओगे। तो जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए भी ये बेहतर है, ठीक है बात। इतनी बात क्लियर है सभी को, है? आगे बढ़ सकते हैं या नहीं? बताओ। अरे यार बताओ एक बार। चलें आगे। हाँ बिल्कुल, स्कूल के लालच में, ये बात सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। फिर दूसरे व्यक्ति हैं पैवलव, इवान पेट्रोविक पैवलव, आइवन पैवलव। आइवन पैवलव की अगर हम बात करें, पावलव कह देते हैं कई लोग, ठीक। रशियन थे, एक रशिया के एक डॉक्टर मान लीजिए, बाद में इन्होंने साइकोलॉजी में प्रयोग कर दिया। 1904 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिल गया था इनके काम डाइजेशन के ऊपर, नोबेल प्राइज। इनकी जो थ्योरी है वो है एस कंडीशनिंग। एस मतलब, या एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कह सकते हो आप। एस टाइप कंडीशनिंग यानी स्टिमुलस, उद्दीपक की बात होगी, उद्दीपक की बात होगी, ठीक है। अगर हम बात की जाए तो इन्होंने डॉग पे क्या किया एक्सपेरिमेंट, यानी कुत्ते पर, बेक नाम का कुत्ता था जिस पे इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट। ये भी क्या है? व्यवहारवादी हैं। कौन है? बिहेवियरिस्ट हैं, जो व्यवहार में परिवर्तन को लर्निंग कहते हैं। अनुभव, ट्रेनिंग यानी एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस के द्वारा आने वाले परिवर्तन को, ठीक है। यानी ये भी क्या है? व्यवहारवादी हैं, व्यवहारवादी हैं, ठीक है। क्लियर है बात? क्या बात करते हैं आरती? हाँ ठीक है, मम्मी की तबीयत अब ठीक है। बताइए नेहा, आगे बढ़े। इनकी थियरी का नाम, इनको फादर ऑफ कंडीशनिंग भी कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है बात। रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है, रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग, ठीक। क्लियर है? किसके लिए क्या जरूरी है? जब अभी आपका सिलेबस बीच में है तो जल्दी ना करें कि पहले ये कराओ पहले वो कराओ, ठीक। आगे बताओ, आरती क्या कह रहे थे भाई? मतलब समझी नहीं मैं। संदीप क्या कह रहे हो भाई? अच्छा कैसे आरती? अगर ऐसा है तो बताओ। चलो एक मेल कीजिएगा, रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग या कंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं इसको, ठीक। कंडीशनड रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं, ये दूसरे नाम हैं इस थियरी के, कंडीशनड रिफ्लेक्स, ठीक। इतनी बात क्लियर है? क्लियर। आगे बढ़े। फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग भी कह देते हैं इनको, क्योंकि इस थियरी का नाम क्लासिकल कंडीशनिंग भी है, शास्त्रीय अनुबंधन भी है, क्लासिकल कंडीशनिंग भी है, यानी शास्त्रीय अनुबंधन, ठीक। क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन भी है। क्या कह रहे हो दीपिका? करा देंगे उषा।
एस एस किस लिए कहा जाता है इसको? एस एस इसलिए कहते हैं इसको, एस एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि दो उद्दीपक, दो स्टिमुलस यहाँ जुड़े होते हैं। एक स्टिमुलस है आपका नेचुरल स्टिमुलस जिसको हम फूड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फूड कह सकते हैं। दूसरा स्टिमुलस है आपकी बेल जो अननेचुरल है या आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल है। दो, जब खाने की जगह पर बेल, खाने के साथ जोड़ दिया बेल को यानी घंटी को, अब इन दोनों को जोड़ करके एक कंडीशनिंग हो गई उसके रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स की कैसे कंडीशनिंग हुई? पहले खाना आता था, बेल बजती थी, इसलिए क्या होता था? लार टपकती थी। अभी सिर्फ बेल भी बजेगी और खाना नहीं भी आएगा तब भी लार आ जाएगी यानी स्लाइवा आएगा। ठीक है बात? दो दीपक इसमें जुड़ते हैं इसलिए इसको एस एस बोलते हैं। क्लियर है बात? रहता है अभी सिलेबस, जो नॉर्मल बैचेस उनका तो ज्यादा नहीं रहता। आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी सिमरन, क्लियर है बात? तो ये भी क्या है? व्यवहारवादी ही है। बिल्कुल। नेक्स्ट थियरी, अगर इनकी बात करें एजुकेशनल इंप्लीकेशन की या कैसे इनको हम एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं इनकी थियरी को। ठीक, देखिए मॉडलिंग थियरी तो बेंडुरा वाली थियरी है। हाँ, इसमें कई चीजें होती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें एजुकेशनल इंप्लीकेशन की तो यहाँ किसी आदत को सुधारा जा सकता है, आदत बनाने या छुड़ाने के लिए काम में ली जा सकती है ये। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें, मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, आदत देखो, आदत इसमें कुछ भी हो सकती है। बच्चा है जो मिट्टी खाता है, आपने उसके साथ एक ऐसा स्टिमुलस जोड़ दिया, एक ऐसा स्टिमुलस, एक ऐसा उद्दीपक जोड़ दिया जो इनकन्वीनियंट है, ठीक नहीं है। मान लीजिए आपने कुछ करंट जोड़ दिया, जैसे मिट्टी को हाथ लगाएगा तो करंट होगा या कुछ भी इस तरीके का, तो क्या है ये? अब ये आदत हट जाएगी जो आपने डलवाई थी। बार बार जो कंडीशनिंग थी उसको एक्सटेंड कराया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, या फिर जैसे ब्लैक कलर के रंग से ही डर लग जाना, ये क्या है? स्टिमुलस है, इसको आप हटा भी सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पुनरावृत्ति पे, रेपिटेशन पे बहुत जोर है। पुनरावृत्ति पे जब भी तो कंडीशनिंग हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है सेम चीज को बार बार रिपीट करना। जो हम बात कर रहे थे थॉर्नडाइक में प्रैक्टिस की, वो डिफरेंट चीज है। प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि सेम चीज की रिपीट हो। मान लीजिए आपने एक फॉर्मूला सीख लिया, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये क्या होगा? आप एक तरह के बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन जरूर तो नहीं है सेम ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार, है ना? उस तरह की चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ सेम चीज पे फोकस है। कैसे? बताइए दीपिका, कैसे? रेपिटेशन यहाँ ऐसा है कि जब तक कुत्ते के सामने बेल बजती थी खाना आता था, कुछ सेकंड पहले बेल बजेगी खाना आएगा, बेल बजेगी खाना आएगा, बेल बजेगी खाना आएगा। सेम चीज का रेपिटेशन है, सेम चीज पुनरावृत्ति हो रही है ना? प्रैक्टिस तो स्वाति डिफरेंट चीजों की भी हो सकती है ना? तो ये क्या हुआ? सेम चीज की पुनरावृत्ति इसमें होती है। बिना दिमाग लगाए मैकेनिकल हो जाता है बच्चा सीखने में। कैसे मैकेनिकल हो जाएगा? मैकेनिकल यानी यांत्रिक ढंग से सीखेगा। भाई बेल बजी, 3 बेल बजी, उसको पता है मैथ्स का ही पीरियड है ना? आप घर में कोई सामान रखते थे, मान लो किसी एक पर्टिकुलर जगह बाहर से आके चाबी रखते थे। अब वो चाबी रखने का जो डब्बा था या जो जगह थी वो चेंज कर दी किसी ने, लेकिन आपके दिमाग में तो रेपिटेशन की वजह से मैकेनिकल ड्रिल हो चुकी है कि बार बार आप तो आते हैं, अभी भी आपका हाथ वहीं जाता है चाबी रखने जहां पहले थी। तो ये क्या है? कंडीशनिंग है। आपके दिमाग में एक अनुबंधन हो जाता है कि आप जबरदस्ती भी वही काम करेंगे जो पहले करते थे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ यांत्रिक रूप से पुनरावृत्ति होती है चीजों को सिखाने की। लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, कई बार बच्चा सेम चीज करेगा, फिर से करेगा, फिर से करेगा। या आप कह सकते हैं कि जो आपका ऑडियो विजुअल एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स कैसे हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री बोलते हैं इनको। ऑडियो विजुअल एड्स के साथ आप सिखा सकते हो बच्चों को। क्यों? क्योंकि इससे कंडीशनिंग हो जाएगी ना। जब आपको पता है, जैसे मैं पीपीटी बना करके आपके साथ डिस्कस करती हूँ, अब आपको पता है ये थॉर्नडाइक है, ये इनकी शक्ल लगाई हुई है, मैंने बिल्ली लगाई हुई है बॉक्स में, जिन्होंने थियरी पढ़ी हुई है पहले। अब जो मैं रिवाइज कर रही हूँ, मतलब रिवीजन चल रहा है अभी, तो हो सकता है कई लोग जो नए जुड़े हैं उनके पल्ले ना पड़ रही हो चीजें, लेकिन जिन्होंने पहले ये थियरी देखी हुई है, रिकॉर्डेड वीडियोस में देखा हुआ है, उनको पता है कि मैंने एक थॉर्नडाइक की बिल्ली भी दिखाई थी आपको, पैवलव का आपका कुत्ता भी दिखाया है, इसके अलावा स्किनर की आपको रैट और पिजन के बारे में भी बात हुई है। तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाती हैं। मैकेनिकल होता है बिना दिमाग लगाए, बस मशीन की तरह 2 एकम 2 2 दूनी 4 करते रहना। ठीक, तो जब आप ऑडियो विजुअल एड्स का, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे के दिमाग में सेट हो जाता है। जैसे ठंडा मतलब कोको कोला, ये क्या है? ये बार बार आपको दिखाई गई है सेम चीज। ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब कोको कोला, अलग अलग स्टोरी के थ्रू, अलग अलग पिक्चर के थ्रू, अलग अलग मूवी के थ्रू, अलग अलग एड के थ्रू। ये क्या है? दिमाग में आपके बस गया। तो जब आप किसी चीज को ऑडियो विजुअल एड की सहायता से सिखाते हैं तो वो दिमाग में बस जाती है, एक तरीके से कंडीशनिंग हो जाती है आपकी। समझ पा रहे हो? ये कंडीशनिंग तो की हुई है पूरी मार्केटिंग ने हमारी, कि ठंडा मतलब कोको कोला, या कोको कोला से ही माउंटेन ड्यू से आती है जान, जबकि कार्बोनेटेड वाटर है, मतलब एक तरीके से फायदेमंद भी नहीं है। समझ पा रहे हो बात? दिव्या लगता तो नहीं, 1 मिनट रुकना। हाँ, कितने दुनिया भर के सैकड़ों ऐड हैं, सैकड़ों ऐड हैं। अनलर्निंग क्या होता है कोई पूछ रहा है। देखो
नूडल्स का, बिल्कुल इन सब ने कंडीशनिंग की हुई है। जैसे एक वो ऐड आता है ये पी लो इतना सा इसमें बहुत जान है, अब अंदर आप इंग्रेडिएंट्स देखने बैठोगे तो कुछ नहीं, आपकी बॉडी को खराब करने के लिए है ना, बट कंडीशनिंग हो गई आपके दिमाग में, है ना, आपके दिमाग में हो गया कंडीशनिंग। किसी हीरो को बार बार एक्शन करते हुए दिखाया जाए मूवी में, आपके दिमाग में कंडीशनिंग हो जाएगा, इसमें तो बहुत ताकत है ना। कोई कह रहा है अनलर्निंग क्या होती है? अनलर्निंग होता है, अनलर्न करना मतलब जो आपने सीखा है उसे हटाना, कुछ नया सीखने के। मान लीजिए आपने कुछ गलत सीखा हुआ है, आपको लगता है कि अभी एक जो नाम चेंज हुआ था कि ये क्रीम लगाने से गोरे होते हैं, आपको ये अनलर्न करना पड़ेगा जो आपने बचपन से देखते आए हो। जब आप पढ़ोगे उसके बारे में जानोगे, पुरानी चीज को हटाना पड़ेगा अगर आपको नई सही चीज सीखनी पड़ती है। तो कई बार लर्निंग के लिए, कई बार सही सीखने के लिए, रूपाली कोई बात नहीं, कई बार सही सीखने के लिए जो पुरानी सीखी हुई चीज है उसको भूलना पड़ता है। हो सकता है आपने कुछ गलत पढ़ लिया हो कहीं से, तो आपको सही सीखने के लिए वो पुराने वाले को हटाना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा। इसी को अनलर्निंग कहते हैं। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का ही ये क्या है, हिस्सा है। अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का हिस्सा मानते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जब तक आप गलत चीजें या पुरानी चीजें अनलर्न नहीं करोगे, नई कैसे सीख पाओगे? ठीक है सोनी, क्लियर है बात? आगे चले, पैवलव की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं स्किनर की। इंटरेस्टिंग है स्किनर। पैवलव भी क्या है? बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी ही है, ये तीनों व्यवहारवादी हैं। स्किनर का हमने एक सिद्धांत पढ़ा है जिसको हम कहते हैं, स्किनर का हमने एक सिद्धांत पढ़ा है जिसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाम लिखते जाइएगा, ऑपरेंट, या समझते जाइएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑपरेंट को क्रिया प्रसूत अनुबंधन, और इंस्ट्रूमेंटल को हम कह सकते हैं नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक, क्रिया प्रसूत और नैमित्तिक अनुबंधन। क्लियर है बात? देखिए, इसको आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कह दिया जाता है। आरएस का मतलब क्या है? यहां पहले रिस्पॉन्स आएगा, प्रतिक्रिया आएगी, बाद में उद्दीपक आएगा। ये भी क्या है? एक बिहेवियरिस्ट है। क्या है? व्यवहारवादी है। ये चार्ट बना लेंगे हम लास्ट में। बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवादी हैं, स्किनर भी व्यवहारवादी हैं। ठीक है बात? हाँ, इनका प्रयोग किस पे था? एक सफेद चूहे पे था। कहा जाता है इवन द रैट वाज वाइट, और आज की दुनिया में कहा जाता है स्किनर, बिल्कुल कुणाल, स्किनर इज विनर। मतलब ये रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, तो जैसे हमें रीइंफोर्समेंट मिलता है हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो एक इनके जो प्रयोग थे, एक्सपेरिमेंट थे। एक्सपेरिमेंट किस किस पे था? एक्सपेरिमेंट आपका रैट पर था और पिजन पर था, यानी चूहे पर और कबूतर पर। कबूतर पर इन्होंने शेपिंग से रिलेटेड भी एक्सपीरियंस किया। शेपिंग होता है किसी आदत को बनवाना, ठीक है, शेप करना। धीरे धीरे आप उसी दिशा में रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन देते जाते हो जो आदत आपको बनवानी होती है। तो इसलिए शेपिंग जो है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। इन्होंने रैट पे जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया एक स्किनर बॉक्स में। बेसिकली जो भी एक्सपेरिमेंट हुए इनके उसको कहा गया स्किनर बॉक्स, जिसके अंदर जैसे थॉर्नडाइक की पजल बॉक्स था, और जो पैवलव है उनका एक प्रॉपर रूम था, एक तरीके से ये कह सकते हो, स्किनर बॉक्स। ठीक, अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपके सामने स्टिमुलस प्रेजेंट होगा तभी आप कोई रिएक्शन देंगे, तभी आप कोई प्रतिक्रिया करेंगे। समझ पा रहे हो बात को? मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का सिंपल मतलब ये हुआ कि भाई कई लोग कहते हैं कि यार मान लीजिए आपको, चलो एक एग्जांपल लेती हूँ, हाँ बिल्कुल आएगा D+U में, बहुत बढ़िया रजनी निधि, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें तो आप क्या करते हैं स्तुति? आपको मान लीजिए नौकरी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, और आपको कभी काम ही ना करना पड़े। मान लेते हैं इतना पैसा या इतना सब कुछ आपको मिल गया। क्या हुआ विनोद? सब कुछ मिल गया आपको, अब आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्या आप कुछ नहीं करेंगे? क्या आप सिर्फ सोएंगे, उठेंगे, खाएंगे और फिर सो जाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। या खाना उठना भी एक क्रिया ही है। अगर आपको कुछ ना करना पड़े जिंदगी भर, तो आप क्या काम नहीं करेंगे? करेंगे। टीवी थोड़ी देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। अब जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो करेगा। मुझे डिस्कशन में इंटरेस्ट है तो मैं ये कर रही हूं, है ना। अब आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट होगा, किताब पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, आप वो करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जब आपके सामने स्टिमुलस हो, जब आपके सामने उद्दीपक हो, तभी आप काम करें, तभी आप रिस्पॉन्स दें। रिस्पॉन्स देना तो एक ऑर्गेनिज्म का, एक जीव का नेचर है कि रिस्पॉन्स तो हम देंगे ही। ये तो प्रतिक्रिया करना तो हमारा एक नेचुरल सा बात है ना भाई। सब कुछ पा लेने के बाद भी, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मतलब वो समाज के लिए या अपने एक अलग, अब फिर भी काम कर रहे हैं 16-16 घंटे, 22-22 घंटे। क्यों? भूख तो नहीं है उनकी पेट की, बट क्योंकि रिस्पॉन्स देना हमारा क्या है, एक नेचर है। तो यहां पे जो स्किनर है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्या करेंगे, स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे तभी कोई एक्शन आएगा। ये कह रहे हैं आप जब रिस्पॉन्स तो करेगा ही, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, पहले रिस्पॉन्स आएगा, पहले क्या आएगी? प्रतिक्रिया आएगी। पहले प्रतिक्रिया आएगी। पहले चूहे को बंद किया गया बॉक्स में, उसके सामने कोई खाना नहीं है, आप ऐसी एक्टिविटी करे जा रहे हैं, चूहा इधर उछल कूद फलाना ढिमकाना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करेगा ना, रिस्पॉन्स तो करना उसका नेचर है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स के बाद स्टिमुलस प्रेजेंट होता है। जब सही रिस्पॉन्स कोई होगा तो चूहे के सामने एक उद्दीपक आ जाएगा जिसको हम फूड कहते हैं, जिसको हम फूड कहते हैं।
चूहे के लिए, ठीक। रिस्पॉन्स क्या है, कोई भी एक्टिविटी वो स्किनर बॉक्स में करेगा, हाथ पैर मारेगा इधर, रैंडम रिस्पॉन्सेस, प्रतिक्रिया, और उसके सामने प्रेजेंट हो जाएगा फूड, ठीक। तो रिस्पॉन्स के बदले आपकी स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, मतलब एग्जाम नहीं है आपके सामने, तब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं कि जब आएगा तब देखेंगे ये क्या है, ये स्किनर है, ठीक। और अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाए, आपने सही एक्टिविटी की, सही रिस्पॉन्स दिया, आपको खाना मिल गया, और आपको ये क्या हुआ, खाना, ये क्या है, स्टिमुलस, ये एक तरीके से रीइंफोर्समेंट है ना। आपको, आप सही क्वेश्चन कर रहे थे, आधा मम्मी पापा या टीचर ने कहा वेरी गुड, ये क्या है, रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या है, जो आप आपकी किसी भी एक्टिविटी को बढ़ावा दे, आप जो भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं उसको दे बढ़ावा। तो यहां इसलिए आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इसको कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स पहले आएगा, ठीक। अगर हम बात करें व्हाट इज रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन है क्या, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन क्या है, इस पे चर्चा अगर हम करना चाहें, पुनर्बलन है क्या, पुनर्बलन क्या है, तो हम कह सकते हैं पुनर्बलन आपके किसी भी एक्शन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, किसी भी एक्शन को बढ़ावा देने के लिए। मोटिवेशन एक पूरी प्रक्रिया है, बट रीइंफोर्समेंट जिस किसी भी एक्टिविटी को बढ़ाना हो तो उसमें रीइंफोर्स कर दो, ठीक है। बच्चा पढ़ रहा है, आपने कहा शाबाश वेरी गुड बच्चा, पानी लेके आया, आपने कहा वेरी गुड शाबाश, अब वो अगली बार भी करेगा। तो आप किसी एक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसको रीइंफोर्स कर दीजिए, और तुरंत करिए। रीइंफोर्समेंट कब मिलना चाहिए, तुरंत मिल जाना चाहिए। सही रही कुणाल, बट बहुत भारी हो जाएगी क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस तो आपको फिर भी नहीं मिलेगा। तो रीइंफोर्समेंट क्या, किसी भी एक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो आप एक्टिविटी करते हैं, दैट इज रीइंफोर्समेंट, ठीक। हमेशा क्रिया में बढ़ोतरी होगी रीइंफोर्समेंट देने से, पुनर्बलन देने से। देखो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट स्किनर ने दिया, रीइंफोर्समेंट थियरी जो है वो क्लार्क हल की है, हमने समझा भी है इसको, ठीक। अगर हम बात करें तो ये भी दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है पॉजिटिव यानी सकारात्मक रीइंफोर्समेंट, ठीक, पॉजिटिव जहां कुछ ऐड होगा। दूसरी तरफ हो सकता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी ऋणात्मक, ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एक बात आपको याद रखनी है, रीइंफोर्समेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि बढ़ावा होना ही होना है, आपके एक्शन में बढ़ोतरी होनी ही है। कैसे, अगर बच्चे ने अच्छा काम करके लाया तो उसको तुरंत दो पहले तो रीइंफोर्समेंट, ये नहीं 4 दिन बाद कहोगे उस दिन तो बड़ा अच्छा किया था, अरे क्या फर्क पड़ रहा है 4 दिन बाद, तुरंत कहो ना। तो पॉजिटिव, अगर आपने अभी कोई आंसर सही दिया, मैं कहूं वेरी गुड, तब तो अच्छा लगेगा, ठीक है बात। तो हम कह सकते हैं सॉरी, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं अगर कुछ ऐड किया जाए तो वो हुआ पॉजिटिव, और अगर कुछ हटा करके भी एक्शन बढ़े तो हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक। अब अगर हम बात करें तो पॉजिटिव के भी कुछ प्रकार हैं, कैसे समझेंगे इनको एक एक करके। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी सकारात्मक पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट सकारात्मक पुनर्बलन। अगर मैं बात करूं सकारात्मक पुनर्बलन की तो हम कह सकते हैं क्या, इसमें दो प्रकार आप डिवाइड कर सकते हो, पहले भी हमने समझा हुआ है, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट या प्राइमरी रीइंफोर्सर यानी प्राथमिक पुनर्बलन, और सेकेंडरी पुनर्बलन, सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स या रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी का मतलब है जो चीजें बायोलॉजिकल आपके जैविक रूप से जुड़ी हुई हैं, जैसे खाना, फूड हो सकता है, पानी हो सकता है, आपकी सेक्सुअल अर्ज हो सकती है, आपकी बायोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें प्राथमिक हैं, प्राइमरी हैं, ठीक, कराएंगे भूमिका। और अगर हम बात करें तो सेकेंडरी वो चीजें हैं जो हमारे इससे बायोलॉजी से ना जुड़ के बाकी चीजों से जुड़ी हुई हैं, जैसे पैसा, गाड़ी, कोई भी एक चीज, ठीक है। थैंक यू सोनी। हाँ ठीक, तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी में क्या हो सकता है, मनी, फेम, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपकी बायोलॉजी को छोड़ के सेकेंडरी है, बाहरी है, ठीक सोनी, बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ। अब इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा, पॉजिटिव का मतलब ये कुछ ऐड होगा जिससे आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी। आपने कहा बच्चे को वेरी गुड शाबाश, एक चॉकलेट दे दी, वो और ज्यादा करेगा उस एक्टिविटी को, ठीक। दूसरी तरफ है आपका नकारात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये क्या है, नकारात्मक का मतलब ये नहीं है बिहेवियर कम होगा, भाई रीइंफोर्समेंट है तो बिहेवियर को तो बढ़ावा मिलना ही है 100%। नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है बात। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है, आपने कोई चीज, आप ऐसे एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस से बचना चाह रहे हैं या ऐसे एक रिस्पॉन्स से बचना चाह रहे हैं जो आपके लिए घातक हो, बिल्कुल सोनी। अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, भाई आपके लिए कोई भी अनप्लेजेंट चीज है उसको हटा दीजिए ताकि रिस्पॉन्स बढ़ जाए,
जैसे जो आपकी गाड़ी है, जो आजकल कार्स आती हैं या इवन बाइक्स भी आती हैं, उनमें क्या है, एक जैसे आपका अगर साइड स्टैंड खुला हुआ है जिससे आपको चोट लग सकती है, तो वो एक लाइट ऑन दिखेगी आपको अपनी बाइक में भी कि वो साइड स्टैंड के लिए रेड लाइट जल रही है, और तब तक जलती रहेगी जब तक आप उसको हटा नहीं देते। जैसे ही हटाएंगे बंद हो जाएगी। ये क्या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि कुछ हटाना पड़ेगा ताकि एक्टिविटी बढ़ जाए। ऐसी कार में क्या होता है, सीट बेल्ट जब तक नहीं लगाओगे वो आवाज आती रहेगी टंग 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 की, वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। एक बच्चा है, कहीं से शोर आ रहा है, मान लो दरवाजे के बाहर से, मूवी चला रखी है घर वालों ने, उस दरवाजे को बंद कर दिया, हटा दी कोई एक चीज जिससे बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो सके, क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ना। तो कुछ भी ऐसा हटा लेना जो बच्चे के लिए दिक्कत दे, जो उसके लिए अनुचित हो या जो उसको प्रॉब्लम दे, वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो बेसिकली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ हटाते हैं ताकि बच्चे की एक्टिविटी बढ़ जाए, और पॉजिटिव में कुछ ऐड करते हैं ताकि एक्टिविटी बढ़ जाए। रीइंफोर्समेंट में हमेशा एक्टिविटी बढ़ेगी, और पनिशमेंट में अंतर यह है कि पनिशमेंट में एक्टिविटी कम हो जाती है। बिल्कुल, टीवी की आवाज कम कर दी आपने ताकि बच्चा पढ़ ले, नेगेटिव है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, कुछ हटा लिया ताकि एक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है बात। अगर हम बात करें तो आपका पनिशमेंट में क्या है, पनिशमेंट में चाहे आप ऐड करो चाहे हटाओ, एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक, बच्चे को पनिशमेंट मिल गया, वो आगे बोलेगा नहीं अगर उसको बोलने में पनिशमेंट मिल गया तो एक्टिविटी कम करने के लिए पनिशमेंट दी जाती है, बढ़ाने के लिए आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब इसमें क्या होते हैं, स्केड्यूल्स होते हैं, सूची कहा जाता है किसका, रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन की सूची, स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। इसमें कंफ्यूजन थी पिछली बार कई लोगों को, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रही हूं। देखिए, इसमें है दो चीजें, एक हो सकता है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट यानी सतत पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन, सतत पुनर्बलन। और दूसरा हो सकता है वेरिएबल या इंटरमिटेंट बोल देते हैं, वेरिएबल या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यानी इसको वेरिएबल को क्या बोलेंगे एक बार बताओ हिंदी में। पॉजिटिव पनिशमेंट के कुछ एग्जांपल बताया तो था, दोस्तों के द्वारा उपहास उड़ाना, आपका मजाक उड़ा दिया किसी ने, कुछ ऐड हो गया लेकिन आप वो बिहेवियर आगे से नहीं करेंगे, क्या है ये, पॉजिटिव पनिशमेंट है, कुछ ऐड हुआ है। टीचर ने आपसे कुछ छीन लिया, आपको गेम्स के पीरियड में नहीं जाने दिया, ये क्या है, नेगेटिव है, कुछ हटा लिया ताकि आपका एक्शन कम हो जाए। समझ पा रहे हो बात को, इतनी बात क्लियर है। आंशिक कहेंगे, किसी को नहीं याद आ रहा आज है, आंशिक कहेंगे, आंशिक को हम पार्शियल भी कह सकते हैं। ठीक है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट या आंशिक पुनर्बलन, आंशिक, एक तो आजकल मेरी हिंदी को क्या हो गया पता नहीं, आंशिक पुनर्बलन। ठीक, अब ये आंशिक में क्या है, सतत का मतलब है लगातार, जितनी बार बच्चा कुछ करे उसको कहो वेरी गुड, शाबाश, हर एक एक्टिविटी को रीइंफोर्स करो। और अगर हम बात करेंगे इसकी पार्शियल की या आंशिक की, तो इसमें क्या होगा, हो सकता है किसी एक्टिविटी पे आपने वेरी गुड कहा, किसी पे नहीं कहा, तो कौन सा बेहतर है इसमें, बेहतर है आपका पार्शियल। क्यों है पार्शियल बेहतर, क्योंकि बच्चों को पता नहीं ना आप कब रीइंफोर्स करते हैं, कब वेरी गुड कहते हैं, तो इसलिए वो हर एक एक्टिविटी अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उसको पता है कि यार आप तो वेरी गुड कहते हैं, हर बार एक सही आंसर देने में चॉकलेट ही मिलती है, बोर हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो कॉन्टिन्यूअस से बेहतर है कौन, पार्शियल या इंटरमिटेंट। ये बेटर है, ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा इफेक्टिव है कॉन्टिन्यूअस से, क्योंकि लगातार अगर कोई चीज होती रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, इंसान कहता है ये तो बोलता ही रहता है। बट ये जो आंशिक है या कभी कभी जो मिलता है उसकी वैल्यू ज्यादा है, डिस्क्रीट भी कह देते हैं बिल्कुल। तो बेटर कौन सा है, पार्शियल है। अब इस पार्शियल के भी दो प्रकार हैं, ये जो पार्शियल है, इंटरमिटेंट है, नाम याद रखिएगा। पार्शियल रीइंफोर्समेंट को भी हम दो टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक तो हो जाएगा हमारा पार्शियल में इंटरवल के बेसिस पे, और दूसरा हो जाएगा आपका रेशो के बेसिस पे। वेरिएबल भी बोल सकते हैं ना इसको, तो वेरिएबल रेशो, और दूसरा हो जाएगा वेरिएबल इंटरवल। दूसरी साइड इसमें हम एक और डिवीजन लगा सकते हैं, फिक्स्ड रेशो और फिक्स्ड इंटरवल। डेली लगेगी अब से क्लास, पूरी कोशिश है मेरी। ठीक है, एक मिनट रुकना, पानी पी लो। ठीक, तो हम इसको किस चीज के बेसिस पे बांट सकते हैं, रेशियो और इंटरवल के बेसिस पे बांट सकते हैं। रेशियो यानी दर, दर मात्रा कह लीजिए, और इंटरवल बोले तो अंतराल। इंटरवल मतलब अंतराल, अंतराल। ठीक है बात। अब रेशो फिक्स भी हो सकती है और फिक्स्ड रेशो भी हो सकता है, और वेरिएबल भी हो सकता है, चर और अचर कह सकते हो आप। इंटरवल फिक्स्ड भी हो सकता है और वेरिएबल भी, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल भी। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है।
रेशो का मतलब होता है अनुपात। नहीं, ये हल की थ्योरी नहीं है, हल तो मैं करा चुकी हूँ, हल तो बहुत छोटी सी थ्योरी थी। ये पैवलव, इन्होंने स्किनर ने ही बात की है। ये रीइंफोर्समेंट अपने आप में ही एक अलग कॉन्सेप्ट है। कल की छुट्टी है या नहीं, ये मैं कंफर्म करके बताती हूँ। किसी ने बोला है आज अनाउंसमेंट की है छुट्टी के लिए? बताओ एक बार, की है क्या किसी ने? हाँ, आ सकती है चारुल मैम कल बायो क्लास मैम। नो छुट्टी ना? हाँ, नहीं है। वैसे ही कई टीचर्स की क्लास नहीं हो रही होगी, क्योंकि चक्कर क्या है कि आपका लॉकडाउन में जैसे उदय सर की आई थिंक क्लास नहीं हो रही है, उनके पास स्टूडियो नहीं है और ऑफिस बंद है लॉकडाउन की वजह से। तो मैं आज उनसे बात करूंगी कि क्या सीन है, तो आप समझ लीजिएगा। नहीं, मैं तो मिलूंगी कल, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। परसों छुट्टी रहेगी आपकी सैटरडे की, ठीक है? कल 7 बजे रहेगी क्लास। हाँ, देखिए फिक्स्ड रेशो में क्या रहता है, मात्रा फिक्स है। मात्रा क्या है? फिक्स्ड है। भाई आपको अगर ऐसे समझते हैं उसको सैलरी के तरीके से, उदय सर आ रहे हैं 2 दिन से, चलो बहुत बढ़िया है, अब हो रही है, ग्रेट। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, सैटरडे को लूंगी नहीं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा रिकवरी के लिए समय चाहिए। और दूसरा, आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम इतनी जल्दी नहीं आएगा कि आपका सिलेबस छूट जाए किसी भी हालत में, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक? फिक्स्ड रेशो, ये लर्निंग का चैप्टर रिवाइज कीजिएगा इतने। फिक्स्ड रेशो और वेरिएबल रेशो। फिक्स्ड रेशो ऐसे समझ लो, मान लो सैलरी मिलती थी 2 रुपया, तो 2 ही मिलती है, रेशो फिक्स्ड है, ठीक? वेरिएबल कब हो सकता है? आज इस महीने 2 मिली, अगले दिन 3 मिल गई, ये है वेरिएबल, अंतर आ सकता है। फिक्स्ड इंटरवल में क्या है, 30 दिन बाद सैलरी मिलती थी। वेरिएबल में क्या हो सकता है, 3 दिन बाद भी मिल सकती है, पता ही नहीं, इस महीने 30 दिन बाद मिली, अगले महीने 13 दिन बाद मिल गई। तो इंटरवल का मतलब है समय और दर का मतलब है मात्रा। तो अमाउंट फिक्स्ड है यदि, तो क्या है? फिक्स्ड रेशो। अमाउंट अगर ऊपर नीचे है तो वेरिएबल रेशो। अगर टाइम फिक्स्ड है तो इंटरवल, और अगर टाइम वेरिएबल है तो वेरिएबल, ठीक? भाई 2 महीने में मिले, 6 महीने में मिले, एक साल में मिले सैलरी, पता नहीं, लेकिन आपको पता है 1 महीने के बाद ही मिलती है। हर हफ्ते आपका एक टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट। ये क्या है? फिक्स्ड इंटरवल है कि वीकली टेस्ट होगा आपका, वीकली एक टेस्ट होगा, ये है फिक्स्ड इंटरवल। क्या है? वीकली टेस्ट होगा। नहीं पलक, आप बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो, ठीक? आपको पता है कि इतने ही % से इंक्रीमेंट होता है हर साल, तो ये क्या है? रेशो। तो रेशो का मतलब है मात्रा और समय का मतलब है इंटरवल, ठीक है? बात, इतनी बात सभी को क्लियर है या कोई समस्या परेशानी, कोई दर्द दुख है इसमें? अगर हम कैटेगराइज करना चाहें बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज को, वैसे तो मैं एक कोशिश करूंगी एक चार्ट आपके साथ शेयर कर दूं इन थ्योरीज का। बिहेवियरिस्टिक थ्योरीज देख लेते हैं बस आज। जैसे इसमें स्किनर, पैवलव, थॉर्नडाइक, जो लर्निंग की थ्योरीज रही हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत, हल, गुथरी, है ना, टॉलमैन तो नियो बिहेवियरिस्ट में आ जाएंगे, ठीक? और कौन सी थ्योरीज पढ़ी है मैंने, बताओ एक बार फटाफट से याद कर करके। नोट्स कैसे बनाए? वीडियो देखो और साथ में नोट्स बनाते जाओ। नहीं, ऑपरेंट में नहीं है एक्सटेंशन, वो पैवलव की थ्योरी में है, जो विलुप्तिकरण और वो सब है। ज्ञाने, ज्ञाने इन दोनों के बीच का है। ज्ञाने जो है वो व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों के बीच का है, तो इनको भी ध्यान रखिए। बेंड्यूरा इसमें नहीं आते हैं व्यवहारवाद में, कोहलर भी व्यवहारवाद में नहीं आते, वॉटसन आते हैं। वॉटसन का क्या है? सिंपल था कि वॉटसन ने एक 11 महीने के बच्चे एल्बर्ट को, वैसे तो कई लोग कहते हैं कि इनका बेटा ही था, बट वॉटसन अपनी थीसिस में ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक? तो हम कह सकते हैं कि 11 महीने के बच्चे के अंदर डर बिठा दिया एक सफेद खरगोश से, खरगोश नहीं, एक सॉफ्ट टॉय से, व्हाइट राइट या जो भी था, कि वो बच्चा जैसे ही उसको टच करना चाहता फर वाले टॉय को, पीछे से एक बहुत भयानक आवाज होती, जैसे ही टच करता भयानक आवाज होती। तो कंडीशनिंग हो गई थी उसकी। और वॉटसन ही है जिन्होंने कहा है कि आप मुझे 11 महीने, मुझे आप इन्फेंट्स दे दो, मतलब मुझे 1 दर्जन दूध पीते बच्चे दे दो और मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, चोर, डॉक्टर, सिपाही, जो आप चाहें। व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है इनको, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है किसको? वॉटसन को, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद का जनक, ठीक? कोल भी इसमें नहीं आते हैं व्यवहारवाद में, यही मेन लोग हैं जो व्यवहारवाद में आते हैं। 1-2 और होंगे जो इधर उधर नहीं, कर्ट लेविन तो गेस्टाल्टवाद में आते हैं ना। चलिए फिर, वॉटसन की थ्योरी में ऐसा अलग से कुछ नहीं है, यही है जो मैंने आपको बताया, ये सार है वॉटसन की थ्योरी का। हाँ रिया, टॉलमैन नियो बिहेवियरिस्ट हैं, नॉर्मल वाले बिहेवियरिस्ट नहीं है वो, आधुनिक व्यवहारवादी हैं वो। स्किनर एंड थॉर्नडाइक दोनों ही रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। देखो, रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं स्किनर, और थॉर्नडाइक आपकी पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दोनों की बात करते हैं। रिवॉर्ड है जब आपने कुछ कर दिया उसके बदले कुछ मिलना, आपके अच्छे कर्मों पे आपको रिवॉर्ड मिल गया, फर्स्ट आगे रिवॉर्ड मिल गया। रीइंफोर्समेंट क्या है? जब वो प्रोसेस चल रही थी पढ़ाई की, बीच बीच में जब भी आप अच्छा कर रहे थे तभी आपको बढ़ावा दिया जाए, वो रीइंफोर्समेंट है। रिवॉर्ड बाद की चीज है, ठीक है? डिफरेंस है दोनों चीजों में, क्लियर है बात? एल्बर्ट बेंड्यूरा पहले बिहेवियरिस्ट थे, बट अभी उनको कॉग्निटिविस्ट माना जाता है। आएगा चैप्टर आपका, और बताओ, हो जाएगा कंप्लीट। हिमांगिनी रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना, सीटेट का न्यू बैच आएगा, जल्दी ही आएगा। जॉन लॉक भी बिहेवियरिस्ट हैं, जो कहते हैं कि बच्चे का जो दिमाग है वो खाली स्लेट की तरह है, ब्लैंक स्लेट है, या फिर टैबुला रासा है। क्या कहते हैं? टैबुला रासा है, माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज अ टैबुला रासा, ठीक है बात? इतनी बात क्लियर है? एब्राहम मैस्लो तो ह्यूमनिज्म से बिलोंग करते हैं। एसओआर बॉन्ड दिया है वुडवर्थ ने। एसओआर में क्या है? स्टिमुलस है, बीच में ऑर्गेनिज्म है और फिर रिस्पॉन्स है, उसकी जरूरत नहीं है, आपको कभी पेपर में पूछा नहीं जाता, बेकार में परेशान हो गए। और बताओ, चलिए फिर कल मिलते हैं, है ना? नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे थिंकिंग और समथिंग लाइक दैट, ठीक? थिंकिंग, मोटिवेशन, ये चैप्टर करके फिर आपकी क्लासेस अलग अलग हो जाएंगी। चलिए फिर, थैंक यू मोहिता, बाय बाय।